नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्जाम्स अड्डा में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे, खुश होंगे और अपने सेशन को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। आज का सेशन कनिष्क सहायक 5512 जिद बैच के तहत लिया जा रहा है। इस बैच में क्या हुआ कि कई लोग प्रैक्टिस सेट्स दे रहे थे और प्रैक्टिस सेट्स में देखा गया कि प्रमुख युद्धों से संबंधित क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। तो हमारी मुहिम यही है कि आपने अगर कोई भी गलती की है तो आपकी गलती को सुधारने के लिए उससे संबंधित क्लास जरूर आएगी, ताकि ये गलती दोबारा एग्जाम्स में ना रिपीट हो सके, सारी गलतियां यहाँ कवर हो सके। और ये गलतियां आप सभी लोगों को बतानी होती हैं। ये बताने के लिए इन सभी चीजों के मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ है। इससे पहले एक वीडियो गई हुई है, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, आपको सारी जानकारियां पता चल जाएंगी कैसे इस ग्रुप इस बैच से जुड़े और कैसे आप हमारे इस सेशन से अपनी गलतियों को कंफर्म कर सकते हैं, अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। भारतीय इतिहास से संबंधित प्रमुख युद्धों के बारे में सेशन अगर पसंद आ जाए तो लाइक दोस्तों शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि जितने लोग सब्सक्राइब करते हैं, जितने लोग शेयर करते हैं, जितने लोग कमेंट करते हैं, पढ़ के मेरा दिल खुश हो जाता है। अब पहला युद्ध देखते हैं, 10 राज्य का युद्ध। तो क्वेश्चन पूछ रहा है 10 राज्य का युद्ध। क्वेश्चन तीन तरह से पूछे जाएंगे। इसमें पहला क्वेश्चन हो सकता है 10 राज्य का युद्ध कब हुआ और इसका वर्णन कहाँ पे है। 10 राज्य युद्ध का या युद्ध कब हुआ इसके बारे में कोई भी सटीक डेट नहीं पता है, न ही कोई खास अनुमान लगा पाया। हाँ, इतना है, ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका वर्णन किया गया है कि भारत वंश के राजा सुदास और 10 राजाओं के मध्य लड़ा गया। इन 10 राजाओं में से 5 आर्य राजा थे और 5 अनार्य राजा थे। तीनों पॉइंट्स कंफर्म हो गए। ऋग्वेद के 7वें मंडल में वर्णित है भारत वंश के राजा सुदास के और 10 राजाओं के मध्य, जिसमें से 5 आर्य और 5 अनार्य। ये रावी नदी के तट पे लड़ा गया था। रावी नदी को उस समय परुषणी नदी के नाम से भी जाना जाता था। तो इसको परुषणी नदी के तट में लड़ा गया, 10 राजाओं और एक राजा सुदास के अगेंस्ट के मध्य लड़ा गया युद्ध है। इस बात को याद रखो, यह युद्ध परुषणी नदी के किनारे हुआ। तीनों पॉइंट्स कंफर्म। इन सभी की पीडीएफ जो है, ये पीडीएफ केवल और केवल हमारे पेड बैच या पेड सेशन के अंतर्गत दी जा रही है। आप चाहे पेट के सफलता बैच से जुड़े हो, चाहे जित की 5512 बैच से जुड़े हो, दोनों में आपको ये देखने को मिल जाएगी। ठीक, ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जिससे थोड़ा सा हमारा भी भला हो जाए, आपका भी भला हो जाए। क्लास यूट्यूब पे है, ये क्लास एकदम फ्री है। अब जुड़ना चाहे बिल्कुल जुड़िए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, आप नोट खुद बनाइए, बेहतरीन अच्छी बात है। अगर आपको जुड़ने समय या कोई धन से संबंधित कुछ समस्याएं आ रही तो आपके पास एक नंबर है 9889057003। बेहिचक बिना किसी टेंशन के आप बता दीजिएगा आपकी समस्याओं को, आपको उन बैचेस में जोड़ दिया जाएगा। हाइड्स का युद्ध चर्चा करें, इसको वितस्ता का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है या इसे झेलम का युद्ध के नाम से जाना जाता है, क्योंकि झेलम नदी या वितस्ता नदी के तट पे लड़ी गई थी। ठीक, ये सिकंदर और राजा पोरस के अगेंस्ट में हुई थी। सिकंदर इसमें विजय होते, विजय होने के बाद इन्होंने 2 नगर की स्थापना की। एक को निकाया नगर कहते हैं क्या, एक को निकाया नगर, दूसरे को बाउफकला नगर के नाम से जानते हैं। ये दोनों नगर की स्थापना सिकंदर द्वारा इस युद्ध के विजय के उपरांत कराई गई। सिकंदर ने अपने घोड़े बौफकेला के नाम पे बौफकेला नगर और जीते हुए प्रदेशों को, जब सिकंदर जीत गया, जीतने के बाद उसने सारे के सारे प्रदेश फिलिप को दिया और फिलिप को देने के बाद वो अपने राज्य साम्राज्य वापस लौट गया। हाइट्सपीस का युद्ध कब हुआ, 326 बीसी या 326 ईसा पूर्व हुआ, झेलम नदी के तट पे, इसीलिए इसे झेलम का युद्ध या वितस्ता का युद्ध कहते हैं। किसके मध्य लड़ा गया, सिकंदर और राजा पोरस के मध्य लड़ा गया। सिकंदर की इसमें जीत होती है, पोरस को सम्मानजनक व्यवहार दिया गया, अपनी रियासत वापस मिल गई, कोई दिक्कत नहीं। निकाया केला और बौफकेला नाम के 2 नगरों की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के मध्य। चंद्रगुप्त किस वंश के थे, चंद्रगुप्त मौर्य वंश के थे। तो ये आप समझ सकते हैं मौर्य वंश और यूनान के मध्य युद्ध लड़ा गया था। ये यूनान का सेनापति था सेल्यूकस। सेल्यूकस क्या, यूनान का सेनापति है। और ये पहला युद्ध था। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय इतिहास में पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह कब देखने को मिलता है। भारतीय इतिहास में पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह 305 बीसी के लगभग चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के मध्य हुआ, क्योंकि चंद्रगुप्त से निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह कराया था। ध्यान रखना यहाँ पे है कि सेल्यूकस ने सिंधु पार करके चंद्रगुप्त मौर्य के क्षेत्र पर आक्रमण किया, उन्होंने क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की, चंद्रगुप्त की सेना विजय हुई, जिसके फलस्वरूप सेल्यूकस मौर्य सेल्यूडिस मौर्य संधि एक शांति प्रस्ताव या शांति समझौता हुआ। नहीं कंफर्म हो रहा तो भूल भी जाना, इतना याद रखना, सेल्यूकस चंद्रगुप्त के मध्य एक शांति समझौता हुआ। इस शांति समझौते के फलस्वरूप वह एक अंतरराष्ट्रीय विवाह होता है जिसमें पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त से हुआ है। पुत्री का नाम क्या है यहाँ पे, पुत्री का नाम याद रखो हेलेना, इसका नाम था हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से हुआ।
इस तरह भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह संपन्न होता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है इतिहास में, भारतीय इतिहास में अंतरराष्ट्रीय विवाह कब देखने को मिलता है? पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के मध्य देखने को मिला। फिर चर्चा करते हैं कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध कब हुआ? 361 बीसी में, 361 ईसा पूर्व में होता है। कलिंग युद्ध सम्राट अशोक के 8वें वर्ष के दौरान हुआ। क्वेश्चन ध्यान रखना, इस तरह से भी पूछा जाता है, सम्राट अशोक के 8वें वर्ष पे, सम्राट अशोक के 8वें वर्ष पे कौन सा युद्ध हुआ था? तो ध्यान रखना, सम्राट अशोक के 8वें वर्ष पे कलिंग का युद्ध हुआ था। और यह जो कलिंग का युद्ध की में इतनी भयावह मारकाट बची, इतनी मारकाट बची कि सम्राट अशोक ने इसके बाद बौद्ध धर्म अपना लिया। क्या, कौन सा धर्म अपनाया? बौद्ध धर्म। क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या कलिंग का युद्ध कब हुआ? कलिंग का युद्ध सम्राट अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष हुआ। जिस वर्ष राज्याभिषेक हुआ उसके 8th वर्ष में कलिंग का युद्ध होता है। 361 बीसी में हुआ। सम्राट अशोक ने कलिंग राज्य पे आक्रमण किया और इतना भयावह युद्ध लड़ा कि चारों तरफ नर मुंडे लोगों की लाशें लाशें पट गई। इस लाशों के पटने से वो इतना आहत हो गया कि उसने अपना धर्म त्याग के बौद्ध धर्म अपना लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है हुड़ आक्रमण। अच्छा, हुड़ आक्रमण है क्या? पहली बात तो इस चीज को समझो, ये आपके दिमाग में बसाना पड़ेगा कि हुड़ जो थे वो एक खानाबदोश योद्धा जनजाति थी जो समय समय पे आक्रमण करती रहती थी, और ये आक्रमण राजा के अगेंस्ट में होता था, तत्कालीन कोई भी राजा हो। अभी जो हुड़ का आक्रमण जो मुख्य तौर पे देखने को मिलता है, ये स्कंदगुप्त के अगेंस्ट में देखने को मिलता है। 4वीं और 5वीं शताब्दी के दौरान पूर्वी रोमन साम्राज्य ने कई बार भारत पे आक्रमण किया। हुड़ों का नेतृत्व अटिल्ला ने किया। वे अपनी क्रूरता और युद्ध कौशल के लिए फेमस थे। गुप्त सम्राट पर भी कई बार आक्रमण हुआ। 460 ईस्वी में स्कंदगुप्त ने उत्तर पश्चिम में हुड़ आक्रमण को सफलतापूर्वक विफल कर दिया। हुड़ एक जनजाति है, खानाबदोश जनजाति है, जो केवल भोजन के लिए आते हैं और फिर जगह जगह पे अपने जो अपना, इनका कोई परमानेंट स्थान नहीं होता, ये स्थान अपना चेंज करते रहते हैं। इसी चेंज के क्रम में इन्होंने कई बार आक्रमण किया, परंतु स्कंदगुप्त ने 460 ईस्वी में हुड़ आक्रमण को पूरी तरह दबाने का श्रेय जाता है। इन्होंने कई हुड़ आक्रमणों को दबाया। ठीक, कंफर्म हो गया। हुड़ आक्रमण दबाने के लिए श्रेय किसको जाता है? चंद्रगुप्त को। यहाँ पे चंद्रगुप्त की विजय होती है और प्रथम हुड़ आक्रमण चंद्रगुप्त के काल में 460 ईस्वी में भारत में देखने को मिलता है। रोमन साम्राज्य के व्यक्ति अगला, ओके ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है नर्मदा युद्ध क्या है? नर्मदा युद्ध क्या कब होता है? देखो ईयर तो आपको कंफर्म हो गया, 619 ईस्वी, 4 अप्रैल की घटना है। नाम से भी कंफर्म होगा कि नर्मदा नदी के तट पे हुआ होगा। किन किन राजाओं के मत हुआ ये याद रखो, ये हर्षवर्धन वर्सेस, याद रखना यहाँ पे, चालुक्य शासन के पुलकेशिन त्रुति के मध्य। पुलकेशिन, मैं लिख नहीं पाता हूं, मुझे लिखना नहीं आता या राइटिंग गलत है, याद रखो पुलकेशिन द्रुति के अगेंस्ट में हुआ। पुलकेशिन द्रुति के अगेंस्ट याद कैसे करना, ध्यान रखो। नर्मदा युद्ध 619 ईस्वी में चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्रुति और पुष्णगित वंश के हर्षवर्धन के मध्य लड़ा गया। इस युद्ध में पुलकेशिन द्रुति ने हर्षवर्धन को हराया। पुलकेशिन द्रुति इसमें जीत गए, हर्षवर्धन की इसमें हार होती है। ठीक है, इसके बाद हर्षवर्धन की 640 में मृत्यु हो जाती है। यहाँ से हर्षवर्धन का जीवन काल समाप्त हो जाता है। जीवन यापन हर्षवर्धन के इस युद्ध के बाद समाप्त होता है। फिर चर्चा करते हैं हम लोग अगले पेशावर का युद्ध के बारे में। पेशावर का युद्ध कब हुआ? 1000 ईस्वी। देखो बेटा, सीधी चीज है, इतिहास के क्वेश्चन पढ़ने में मन नहीं लग रहा होगा, मैं मान सकता हूं, पर आपको इस चीज को रिपीट करना है 2 से 3 बार कम से कम। जब आप 2 से 3 या 4 बार भी, 5 बार, 6, 7, जितने ज्यादा बार आप रिपीट करेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, उतना बढ़िया से आप इसे समझ पाएंगे। तो ये सेशन वो सेशन है यार, इतिहास में है, मरे हुए मुड़ते हैं, कुछ दिन की बात है। कुछ दिन बाद अपना सिलेबस और बढ़ जाएगा, अपने में पाकिस्तान और इस्लामाबाद भी क्षेत्र में जुड़ जाएगा, ये जो आजकल युद्ध हो रहे हैं ये भी जुड़ जाएगा। तो इन चीजों को तो यार पढ़ना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है ना इसके आगे। चलो कोई नहीं, ऑप्शन नहीं है तो यहाँ पर 100 ईस्वी में हुआ गजनवी जी और हिंदू शाही वंश के मत राजा राज्यपिन। याद रखो किसके किसके अगेंस्ट में होता है? पेशावर का युद्ध गजनवी और जयपाल के अगेंस्ट में हुआ था। इसमें जयपाल को हारना पड़ा और गजनवी यहाँ पे जीत गया। आपसे वहंद का युद्ध पूछा जा सकता है। वहंद का युद्ध 108 ईस्वी में हुआ। कब हुआ वहंद का युद्ध? 108 ईस्वी में हुआ। ये गजनवी की तत्कालीन विजयों का परिणाम है। उस समय गजनवी भारत में आता था और केवल आक्रमण करके युद्ध में विजय होकर वापस चला जाता था और भारतीय राज्य को वैसे ही लूटता था। गजनवी का मुख्य उद्देश्य क्या था? गजनवी का मुख्य उद्देश्य था अपने यहाँ पे एक विशाल नगर की स्थापना करना, विशाल साम्राज्य की स्थापना करना। इस साम्राज्य की स्थापना के लिए
धन के एकत्रण के लिए वो केवल ये युद्ध लड़ रहा था। वैंद का युद्ध 108 ईस्वी में होता है। मोहम्मद गजनवी ने इस समय आनंदपाल को हराया। युद्ध का स्थान कहाँ है? वैंद का, जो वर्तमान समय में पाकिस्तान का प्रांत है। विजय से वापस लौटने बाद नागरकोट पे इसने आक्रमण कर दिया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैंद का युद्ध, वैंद का युद्ध कंफर्म हो गया। वैंद का युद्ध होता है किसका? आनंदपाल के और गजनवी के अगेंस्ट में। नाम याद रखो, केवल नाम से आपको याद हो जाएगा। गजनवी वर्सेस हुआ था ये आनंदपाल। पॉइंट्स याद रखो, बिल्कुल भूल ना जाना गलती से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा सोमनाथ युद्ध। तो बेटा सोमनाथ युद्ध क्या है? ये सोमनाथ का आक्रमण भी याद रखोगा। सोमनाथ लूट के नाम से भी इसको याद रखना। होता कैसे? महमूद गजनवी ने 1026 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण किया और सोमनाथ मंदिर को लूटा। लूटने के बाद धन भी ले गया, साथ में मंदिरों को कई बार विध्वंसित भी किया, इसको तोड़ फोड़ भी की। मौजूदा शिवलिंग को नष्ट कर दिया, बड़ी मात्रा में लूट की। 2 मिलियन दिनार, उस समय की 2 मिलियन दिनार इसने वहां से लूटी थी। अब सोमनाथ मंदिर से संबंधित कुछ पॉइंट्स और याद रखो जो पूछा जाएगा। जैसे 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने भी सोमनाथ मंदिर को लूटा था। 1706 ईस्वी में औरंगजेब ने सोमनाथ मंदिर को फिर से नष्ट किया। 1947 ईस्वी में सरदार पटेल ने इसका पुनः निर्माण कराया, इसको दोबारा से निर्मित कराया। युद्ध क्या हुआ? पहला 10,026 ईस्वी में गजनवी ने लूटा। 10,026 में गजनवी ने लूटा, 1026 में गजनवी ने लूटा। 1706 में किसने लूटा? औरंगजेब ने लूटा। 1299 में अलाउद्दीन खिलजी ने इसको लूटा और 1947 में सरदार पटेल ने इसका पुनर्निर्माण कराया। ये 3 पॉइंट्स और याद रखिएगा। तो सोमनाथ मंदिर को आक्रमण और निर्माण से संबंधित सारे क्वेश्चन, सारे पॉइंट्स आपके कंफर्म हो जाएंगे। और उम्मीद करते हैं नेक्स्ट सेशन, अगला टॉपिक्स में आते हैं। वैसे सेशन को आप लोगों ने शेयर कर दिया होगा। कनिष्क शायक 5512 जिद बैच से किस तरह से जुड़ेंगे, इसके बारे में मैं छोटा सा अपना एडवर्टाइज कर देता हूँ, वरना मेरी टेक्निकल टीम हमें पीटेगी। करना क्या है आपको? सबसे पहले आपको आना है द एग्जाम्स अड्डा के वेब पेज पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कैसे आना है? इस पेज पे आप लोग आएंगे और आते ही ध्यान रखिएगा सबसे पहले कि जिद बैच और सफलता बैच दोनों ऑन, दोनों में से जिससे भी जुड़ना हो, यहाँ पे आपको इस बैच पे क्लिक करना होगा। ये डिस्क्रिप्शन है, यहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे ज्वाइन करते ही आपको एक नॉमिनल से फीस पे करनी होगी। अगर आप सफलता बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे सफलता बैच से जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आइएगा, पेट के लिए सफलता बैच जिस समय रन हो रहा है, यहाँ पे प्रॉपर आइएगा, प्रॉपर यहाँ पे क्लिक करिएगा, सफलता बैच पकड़िएगा। ठीक है, सफलता बैच के तहत एक छोटी सी पे नॉमिनल फीस पे करनी होगी। वहां पर भी सेशन इसी तरह से लाइव चल रहा है और डिटेल चल रहा है। अब देखते हैं यहाँ पे तराइन का युद्ध। तराइन का युद्ध क्या है? तराइन के युद्ध के बारे में ध्यान रखो। तराइन का 2 बार युद्ध हुआ, 1191, 1192 और तीसरा युद्ध होता है 1216। तीनों पॉइंट याद रखो। तराइन का प्रथम युद्ध 1191, द्वितीय युद्ध 1192, तीसरा युद्ध कितना होता है? 1216 में। पहला युद्ध क्या हुआ? पहला युद्ध पृथ्वीराज चौहान के अगेंस्ट में हुआ और मोहम्मद गौरी ने, और इसमें मोहम्मद गौरी हार गया। कौन सा हार गया? मोहम्मद गौरी हार गया। इसके बाद मोहम्मद गौरी ने देखा कि पृथ्वीराज चौहान के यहाँ कैसे हम फूट डाल के इसके किसी व्यक्ति को अपने हिस्से में ले लें। तो उसने जयचंद से हाथ मिलाया। जयचंद ने बताया, जयचंद इस समय गद्दार बन गया और जयचंद ने मदद की मोहम्मद गौरी को। उसके बाद मोहम्मद गौरी ने 1192 में, 1 साल बाद, फिर से आक्रमण किया और इस बार आक्रमण करने के बाद मोहम्मद गौरी जीत गया। इसीलिए कहते हैं जयचंदों से सावधान रहो। जयचंद है क्या? जयचंद ने मुखबिर कि कौन कौन से पॉइंट्स है, कैसे आप इन्हें हरा सकते हैं, और उस आधार पे मोहम्मद गौरी की विजय हुई। इसके बाद ध्यान रखना, पहला दूसरा तो ठीक है, पहला दूसरे के बाद तीसरा युद्ध याद रखना। तीसरा युद्ध कब होता है? आप लोगों को कंफर्म होगा, तीसरा युद्ध होता है 1216 ईस्वी में। ठीक है, तराइन का ही। पर तराइन का तीसरा युद्ध मोहम्मद गौरी से संबंधित नहीं रहा, इस वजह से इसको अलग से देखेंगे। पहला युद्ध 1192, दूसरा युद्ध 1191, 1192 में चंद्रगुप्त पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य। पृथ्वीराज चौहान पहले वाले में जीत जाते, दूसरे वाले में हार जाते। दोनों पॉइंट ध्यान रखो, दोनों पॉइंट्स मत भूलिएगा, ध्यान रखिए। अगले क्वेश्चन पूछते हैं चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध क्या होता है? 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और जयचंद के अगेंस्ट। देखो हुआ क्या, सबसे पहले मोहम्मद गौरी ने जयचंद से मदद की मांगी, जयचंद ने मदद कर दी। अब जब आपने एक बार धोखा दे दिया तो आप पे तो कोई भरोसा करेगा नहीं। तो मोहम्मद गौरी ने 1191 में जब हारा था तराइन का दूसरी, 92 में जीत गया। 92 में जीतते उसने सबसे पहले पृथ्वीराज चौहान को हराया।
फिर 2 साल बाद फिर आता है 1194 ईस्वी में चंदावर में। चंदावर में यही जो गद्दार था जयचंद, इसी को दोबारा से मार दिया। कुल मिला के पूरा का पूरा साम्राज्य इसने समाप्त किया। 1194 ईस्वी में कन्नौज के राजा जयचंद को हराया। परिणाम क्या रहा? जयचंद की हार और मृत्यु हो गई। इसके बाद मोहम्मद गौरी ने उत्तर भारत के कई क्षेत्रों पर नियंत्रण हासिल कर लिया। उत्तर भारत का मेजर क्षेत्र मोहम्मद गौरी के साथ हो गया। अब तराइन का तीसरा युद्ध। तराइन का तीसरा युद्ध होता है 1216 ईस्वी में। ये इल्तुतमिश दिल्ली के शासक जो इल्तुतमिश के, क्या है यार भाई, सॉरी थोड़ा सा गला खराब हो गया, ठीक है। यल्तुतमिश और उसके गुलामों के साथ होता है यलदौस के अगेंस्ट में। इल्तुतमिश ने यलदौस को पराजित करके बंदी बना दिया, ठीक है। तीसरा युद्ध कब होता है? 1216 ईस्वी में। 1216 ईस्वी में यलदौस और कुतुबुद्दीन यलदौज और इल्तुतमिश के मध्य, यलदौज और इल्तुतमिश के मध्य ये युद्ध होता है 1216 ईस्वी में। पहला युद्ध 1191, दूसरा युद्ध 1192, तराइन का तीसरा युद्ध 1216। तीनों डेट याद रखो, तीनों डेट से आपसे क्वेश्चन कंफर्म हो जाएगा। फिर चर्चा करते हैं रणथंभौर का युद्ध। रणथंभौर का युद्ध या रणथंभौर का किला भेदी, ये 1301 ईस्वी में हुई थी और 1301 ईस्वी में हुई थी और 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी, इस पर एक मूवी भी बनी हुई है, ये मूवी आपने देखी होगी शायद, पद्मावत के नाम से बनी हुई है। अलाउद्दीन खिलजी ने राजा हमीर देव के किले पे कब्जा कर लिया और ये कब्जा काफी दिनों तक चलता रहा। फिर चित्तौड़ का युद्ध 1303 ईस्वी में होता है, जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर विजय प्राप्त की, नरसंहार किया। इसको पद्मावत रानी चाहिए थी, परंतु एक किंवदंती ऐसी है कि यहाँ पे महिलाओं ने फिर जौहर कर दिया। जौहर मतलब खुद को आत्मदाह कर दिया, आग के हवाले कर दिया। इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी की जो याद थी, अलाउद्दीन खिलजी के मन में जो इच्छाएं उत्पन्न हो रही थी, वो केवल मन में ही पनपी रहेगी और वो समाप्त हो गई। 1303 में हुई दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने गोहिल राजा रतन सिंह के किले पे कब्जा किया। इस घटना को अक्सर रानी पद्मावती की कथा या जौहर की प्रथा से जोड़ा जाता है और यहाँ पे जौहर होता है, ठीक। देवगिरी के युद्ध की चर्चा करें तो देवगिरी का युद्ध अलाउद्दीन खिलजी के अधीन सल्तनत काल के दक्षिण भारत में अपना प्रभाव प्राप्त करने के लिए मलिक काफूर की सेना यादव और सेना को निर्णायक रूप से इस युद्ध में रामचंद्र पे कब्जा लिया। बड़ा अजीब सा हो गया, नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। देवगिरी का युद्ध हुआ 1307 से 1308 ईस्वी के मध्य। ये महाराष्ट्र का युद्ध है, महाराष्ट्र याद रखिएगा। मलिक काफूर है कौन? मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का एक दास है, जिसको 1000 या 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। मलिक काफूर और रामचंद्र के मध्य रामचंद्र देव के अगेंस्ट में, ठीक है। मलिक काफूर ने रामचंद्र देव को हराया और हराने के बाद, इसके बाद रामचंद्र को हराया था और इसके बाद उसको अलाउद्दीन खिलजी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। मलिक काफूर है कौन? मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का दास है, जिसको 1000 दिनारी के नाम से जानते हैं। यही 1000 दिनारी ने रामचंद्र देव को हराया था, जो महाराष्ट्र के राजा थे 1307 से 1308 ईस्वी में। कभी पढ़ेंगे मलिक काफूर के बारे में। बस ये है कि अभी क्लास को हम लोग इस तरह से कवर करना चाहते हैं कि हम लोग कंप्लीट सेशन कवर कर लें और हमारा कोई टॉपिक छोड़े नहीं। इसके बाद चलता कहते हैं बन्नी हाटी का युद्ध। अच्छा, बन्नी हाटी का युद्ध कब होता है? बन्नी हाटी का युद्ध होता है 1565 ईस्वी में। या याद रखो, इसको हम लोग तांगड़ी का युद्ध भी जानते हैं, तांगड़ी युद्ध या ताली कोवा का युद्ध, तांगड़ी का युद्ध या ताली कोवा के युद्ध के नाम से। इसके बारे में याद रखो, दक्षिण भारत में मुस्लिम संघ ने मिलकर विजयनगर के राजा सदाइत को हराया था। पूरा पॉइंट याद रखो। 1565 में विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनतों के मध्य संगठन हो गया और इसका एक ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया 1565 में। इस युद्ध में विजयनगर की हार हुई और विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। दक्कन की राजनीति में नया बदलाव हुआ। युद्ध की जो तत्कालीन कारण था वो था कि दक्कन साम्राज्य की बढ़ती हुई शक्तियां सल्तनत के अगेंस्ट में आ रही थी, इस वजह से युद्ध हो गया। बन्नी घाटी का युद्ध नेक्स्ट सेशन कवर करते हैं। बयाना का युद्ध। अच्छा, ये बयाना का युद्ध कब होता है? बयाना का युद्ध होता है 1527 ईस्वी में। एक पॉइंट आप कंफर्म करिएगा, मैं अभी कंफर्म कर देता हूँ। वैसे बन्नी हाटी का जो युद्ध है ये 1515 में होगा, ना कि 1565। एक चीज, एक सेकंड मुझे देख लेने दो ऑनलाइन। बयाना का युद्ध कब हुआ? 1527 ईस्वी में। बयाना का युद्ध महाराजा सांगा के सेनापति ने ख्वाजा को हराया। क्या कंफर्म? बयाना का यह युद्ध महाराजा राणा सिंह
और मुगल साम्राज्य के सेनापति बाबर के मध्य हुआ। सांगा की सेना ने मुगल अग्रिम गार्ड को सफलतापूर्वक हराया और बयाना के किले पे कब्जा किया। मुगल ने बयाना के किले पे कब्जा करने के लिए जो युद्ध लड़ा यह 1527 में लड़ा। इसमें बाबर का सेनापति, बाबर का सेना का संस्थापक हार गया और इसके बाद इन्होंने कब्जा कर लिया बयाना पे, अब बयाना को वापस अपने हिस्से में शामिल कर लिया। खानवा का युद्ध की चर्चा करें। खानवा का युद्ध कब होता है? 16 मार्च 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध होता है। इस युद्ध में बाबर और दूसरी तरफ मेवाड़ के राजा राणा सिंह थे। ठीक है, खानवा का युद्ध कंफर्म हो गया। खानवा के युद्ध के बारे में ध्यान रखो, बाबर ने यहाँ पे जिहाद का नारा दिया था। क्वेश्चन पूछा जाएगा, बाबर ने जिहाद का नारा किस युद्ध के समय दिया? बाबर ने जिहाद का नारा खानवा के युद्ध के समय दिया था। साथ में इसके बाद खुद गाजी की उपाधि धारण की। इस युद्ध के उपरांत बाबर का जो साम्राज्य था उत्तर भारत में संपूर्ण फैल गया। बाबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है परिणाम राणा, अच्छा चलो ठीक है, पानीपत के युद्ध की चर्चा करो। पानीपत का प्रथम युद्ध कब होता है? 1526 ईस्वी में। पानीपत के युद्ध को ध्यान रखो, प्रथम युद्ध कब होता है? 1526 ईस्वी में। दूसरा युद्ध कब होता है? 1556 ईस्वी में। इसके साथ पानीपत का पहला युद्ध हो गया 1526, दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी। दोनों पॉइंट्स ध्यान रखना। और इसके बाद पानीपत का तीसरा युद्ध भी ध्यान रखना, 1761 ईस्वी में पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत के 3 युद्ध हैं, पानीपत के तीनों युद्ध याद रखना। पहला युद्ध कब होता है? पहले युद्ध में पॉइंट से याद रखो, मुगल सेना और इब्राहिम लोधी के मध्य हुआ। और इसमें मुगल सेना व इब्राहिम लोधी के मध्य हुआ। मुगल सेना इस समय विजय होती है, मुगल साम्राज्य की इस तरह से नींव रखी जाती है। दूसरा कब होता? मुगल राजा अकबर और हेमू के मध्य होता है और इसमें अकबर की जीत होती। पहला कब था? पहला बाबर और बाबर के अगेंस्ट में थे लोधी जी। लोधी, इब्राहिम लोधी को हारना पड़ा और बाबर विजय हुए। इस युद्ध के बाद बाबर ने बारूद और अग्नि शस्त्रों का प्रयोग किया। पहली बार भारत में, अगर आपसे क्वेश्चन बोले पहली बार भारत में बारूद का प्रयोग कब देखने को मिलता है? भारत में पहली बार बारूद का प्रयोग पानीपत के प्रथम युद्ध के दौरान देखने को मिला, जो बाबर द्वारा किया गया। दूसरा युद्ध क्या? अकबर और हेमचंद के मध्य, जिसमें हेमचंद अर्थात हेमू की सेना पराजित होती है और अकबर द्वारा मजबूत साम्राज्य की नींव रखी जाती है। हेमू एक हिंदुशाही शासक था जो पराजित हो गया। इसके बाद तीसरा युद्ध प्रारंभ होता है। तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में होता है। 17 का युद्ध अब्दुल शाह अब्दाली के मध्य, अब्दाली और मराठा साम्राज्य के अगेंस्ट में होता है। इसमें शाह अब्दाली की जीत होती है, मराठा शक्ति इसके बाद कमजोर पड़ती जाती है। फिर चर्चा करते हैं चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध कब होता है? चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में होता है। चंदेरी के युद्ध में क्या था? बाबर और मोदनी राय के मध्य हुआ। कब, किनके मध्य हुआ? यह हुआ बाबर और मोदनी राय के मध्य होता है। इस युद्ध से मुगल सम्राट की नींव में एक और कदम मिलता है। मुगल सम्राट अर्थात बाबर इसमें विजय होते हैं। चंदेरी का युद्ध कब है? चंदेरी का युद्ध होता है 1528 ईस्वी, भूलिएगा मत। 1528 ईस्वी में बाबर ने चंदेरी के राजपूत शासक मेदिनी राय को हराया और इस तरह से मेदिनी राय भी पराजित हो जाते हैं। परिणाम क्या लगा? बाबर ने इस युद्ध में मेदिनी राय को हराया, चंदेरी का किला अपने कब्जे में कर लिया। मेदिनी राय के किले पर कब्जा करके बाबर ने मालवा के क्षेत्र पर अपना नियंत्रण हासिल किया। इसके बाद चर्चा करते हैं घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में हुआ। बाबर ने इस युद्ध में अफगानों को हराया और अपनी सत्ता कमजोर मजबूत कर ली। बाबर और अफगान के मध्य हुआ। इस तरह अफगानी सत्ता भी यहां से समाप्त हो गई। 1529 ईस्वी में घाघरा नदी के अगेंस्ट, घाघरा नदी पे मुगल सेना और अफगान शासकों में मोहम्मद लोधी और सुल्तान नुसरत शाह शामिल थे। इसके बाद बाबर की जीत होती है और इस तरह से मुगल सत्ता लगातार स्ट्रांग होती जाती है। अन्य सत्ताएं भारत में अपना हादसा धीरे धीरे कमजोर करती जा रही है। सारंगपुर के युद्ध की चर्चा करें तो सारंगपुर का युद्ध कब होता है? 1437 ईस्वी में सारंगपुर का युद्ध होता है। महाराणा कुंभा और मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी के मध्य। कुंभा इसमें विजयी होते हैं और कुंभा इसमें हारते हैं और उन्हें बंदी बना लिया जाता है। इस तरह से मालवा के मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी और महाराणा कुंभा के मध्य, कुंभा इसमें पराजित होते और उन्हें बंदी बना। चौसा का युद्ध याद रखो, चौसा का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, ये तो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। बिलग्राम का युद्ध को ही हम लोग कन्नौज के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी इसे उत्तर प्रदेश में कन्नौज युद्ध के नाम से पूछा जाता है। चौसा का युद्ध की चर्चा करें तो चौसा का युद्ध 26 जून 1539 ईस्वी में हुआ। चौसा बिहार के चौसा में होता है। मुगल सम्राट हेमू और शेरशाह शुरू के मध्य लड़ा गया। शेरशाह शुरू इसमें विजयी रहते हैं, जो मुगल सम्राट हुमायूं वो पराजित हो जाते हैं। बिलग्राम का युद्ध या कन्नौज के युद्ध की चर्चा करें जो 1540 ईस्वी में लड़ा गया। इस 1540 में हुमायूं और शेरशाह सूरी आमने सामने हुए। शेरशाह सूरी की निर्णायक विजय होती है और हुमायूं को उसके सिंहासन पर हटा दिया गया और दोबारा से
हुमायूं को शेरशाह सिंहासन से हटा के दोबारा से यहाँ पे शूर शासन की स्थापना होती है। हम लोग जब पढ़ेंगे भारतीय इतिहास को तब इन चीजों के बारे में डिटेल से देखेंगे। अभी केवल इतिहास को देख रहे हैं तो इतिहास से बेलग्राम या कन्नौज के युद्ध से याद रखिएगा। यहाँ पे मुगल सम्राट कुछ समय के लिए भारतीय सत्ता से विस्थापित हो जाता है। भारतीय सत्ता में फिर से सूर्यवंश स्थापित होता है, परंतु धीरे धीरे अभी एक छोटा सा कार्यक्रम आएगा जिसके बाद फिर से दोबारा से मुगल सम्राट वापस आ जाएगा। वो कब आता है? अब एक सेकंड, मेरे ख्याल से कुछ एरर्स चल रही हैं पेजेस में, कोई दिक्कत नहीं, चलो मैनेज कर लेंगे। ये तो एरर्स हम लोगों के साथ चलती रहती हैं, चलो कोई ना। अब चर्चा करते हैं रायसेन की घेराबंदी। अच्छा, रायसेन की घेराबंदी है क्या? पहले इस चीज को समझिए। रायसेन का किला है जिसकी घेराबंदी की गई थी, या इसको कभी कभी रायसेन का युद्ध के नाम से भी जानते हैं। क्या? रायसेन के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। कब होता है? 1543 ईस्वी में। ये एक सैन्य संघर्ष था, सेना का संघर्ष था, जो सूरसा साम्राज्य के शूर साम्राज्य या शेरशाह सूरी के साम्राज्य के अगेंस्ट में हुआ था। रायसेन किले की घेराबंदी के तौर पर, जो उस समय राजा पूरनमल द्वारा स्थापित है, पूरनमल के अगेंस्ट में हुआ। ठीक है, 6 महीने तक घेराबंदी रही। इसके बाद पूरनमल ने आत्मसमर्पण कर दिया और शेरशाह सूरी ने उसे मार डाला। फिर चर्चा करते हैं मच्छीवाड़ा का युद्ध। मच्छीवाड़ा का युद्ध कब होता है? मच्छीवाड़ा का युद्ध 15 मई 1515 ईस्वी में लड़ा गया। यह युद्ध लुधियाना से लगभग 29 मील दूर सतलज नदी के किनारे ये होता है। मछुआरा का युद्ध कब हुआ? 1515 ईस्वी में। इसके बाद हुमायूं के पक्ष में रहा। हुमायूं ने यहाँ पे अपना सम्राट जिसके फलस्वरूप संपूर्ण पंजाब मुगलों के अधीन आ गया। फिर चर्चा करते कलिंजर का युद्ध। कलिंजर के युद्ध के बारे में ध्यान रखना। कलिंजर का युद्ध बुंदेलखंड क्षेत्र के कलिंजर के किले के घेराबंदी के साथ प्रारंभ होता है, और ये कलिंजर में गौरी और शेरशाह सूरी तथा मुगल सहित कई शासकों ने इस पर कब्जा करने का प्रयास किया था। कलिंजर का युद्ध, जो बुंदेलखंड का कलिंजर का किला है, इसमें किन किन शासकों ने विजय करने का, किन किन शासकों ने, ये सबसे कलिंजर का युद्ध 1203 में, याद रखो 1203 में मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के मध्य होता है। इसमें चंदेलों ने सफलतापूर्वक हासिल किया। 1531 की चर्चा करें, हुमायूं ने कलिंजर के खिलाफ एक अभियान छेड़ दिया, जिसके फल परिणाम स्वरूप कूटनीतिक समाधान के रूप में कलिंजर का किला दिया गया। 1531 के बाद 1544-45 में शेरशाह सूरी ने कलिंजर पे डेरा डाला और राजा कर्ण सिंह को हटा दिया। 1569 की चर्चा करें, 1569 में मुगल सम्राट अकबर ने इस पर पुनः आक्रमण किया और अपने दरबारी बीरबल को उपहार के रूप में दे दिया। कलिंजर का किला इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, और इसमें कब कब क्या क्या युद्ध हुए याद रखो। 1203 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के नेतृत्व में गौरी साम्राज्य ने कलिंजर के किले पर डेरा डाला था और चंदेलों को पराजित किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश 1203 ईस्वी में कलिंजर पे डेरा डालते हैं, कलिंजर पे अपना आधिपत्य स्थापित करते हैं। 1531 की चर्चा करें, 1531 में हुमायूं ने कलिंजर के किले पे आक्रमण किया। इसके बाद 1544 की चर्चा करें, शेरशाह सूरी ने कलिंजर पे आक्रमण किया। 1569 में मुगल सम्राट अकबर ने इस पे आक्रमण किया और जीतने के बाद दरबारी कवि वीर दरबारी अपने दरबार के एक व्यक्ति, जो नौरत्नों में से एक थे, बीरबल को इसे उपहार के रूप में दे दिया। इस तरह से जब कलिंजर का युद्ध पूछा जाए तो याद रखो उसका ईयर कौन सा है। उस ईयर में किस सम्राट का युद्ध हुआ और किसके साथ युद्ध हुआ, ये पॉइंट्स यहाँ ध्यान देने योग्य। सरेंद्र के युद्ध की चर्चा करें, सरेंद्र का युद्ध 1555 में होता है। मुगल साम्राज्य और सूर्यवंश के अगेंस्ट में हुमायूं और शेरशाह सूरी के साथ। हुमायूं की इसमें जीत होती है और मुगल सम्राट की पुनः स्थापना होती है। जैसे मुगल सम्राट एक समय के लिए वापस चला गया था, फिर से ये वापस आ जाता सरेंद्र के युद्ध के बाद। इसके बाद चर्चा करते हैं हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में ध्यान रखो। 18 जून 1576 में यह लड़ा गया। हल्दी घाटी के युद्ध महाराणा प्रताप के नेतृत्व में राजपूत की सेना और सम्राट अकबर के प्रतिनिधि राजा मानसिंह के मध्य लड़ा गया। यहाँ पे अकबर स्वतः नहीं लड़ने गए थे, बल्कि राजा मानसिंह को भेजा था। मानसिंह के भेजने बाद ये हल्दी घाटी के दर्रे में होता है, और हल्दी घाटी के युद्ध पॉइंट्स ध्यान रखिएगा। हल्दी घाटी से संबंधित क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस युद्ध का क्या था, इस युद्ध का आखिरी में कंफर्मेशन क्या होता है कि इस युद्ध का कोई भी डिसीजन नहीं आता है, ये अनिर्णित रहता है। ना महाराजा प्रताप अधीनता स्वीकार करते हैं, वो क्षेत्र जरूर छोड़ देते हैं, परंतु वो पुनः आक्रमण करते हैं। इसी के साथ कई पॉइंट्स और याद रखने योग्य, जैसे अकबर कई जगह खुद नहीं गए, स्वतः नहीं गए। अकबर ने एक बार अबुल फजल को भेजा था। जब आपके साथ अबुल फजल के बारे में चर्चा करें तब आपको याद रखना रणथंभौर के युद्ध में गए थे वो।
कर्नल जोम्स युद्ध थर्मोपोली के युद्ध के नाम से, अशफाक खान जिहाद युद्ध के नाम से। ठीक है, अब चर्चा करते हैं सामूगढ़ का किला के बारे में। शामगढ़ का जो युद्ध है ये कब लड़ा गया, इस पॉइंट्स को ध्यान रखो और ये भी पॉइंट्स याद रखने वाले, इससे संबंधित क्वेश्चन होते हैं। मई 1668 में लड़ा गया। सामूगढ़ का युद्ध जो है दारा सिको और उसके भाइयों साथ में औरंगजेब और मुराद की सेना के मध्य लड़ा गया। औरंगजेब और मुराद ने अपनी अनुभवी सहायता से दारा सिको को पराजित किया और पराजित करने पर निर्णायक विजय रहा, जिसके बाद औरंगजेब ने सिंहासन पर कब्जा करने का मार्ग प्रशस्त किया। औरंगजेब ने अपनी सत्ता स्थापित कर ली। औरंगजेब का मुराद बना दारा सिको, दूसरी तरफ नहीं कंफर्म आया, नहीं है। औरंगजेब और मुराद इनके साथ में गए थे दारा सिको युद्ध लड़ने, दारा सिको पराजित रहे और औरंगजेब ने यहाँ से सत्ता अपने स्थापित की। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है तिलपत का युद्ध क्या है। जो तिलपत का युद्ध हुआ कब था वो क्वेश्चन याद रखो। तिलपत का युद्ध हुआ था 12 मई 1669 ईस्वी में 20,000 अनुयायियों के साथ गोकुला सिंह तिलपत ने मुगलों का सामना किया था और इसके बाद गोकुला सिंह तिलपत समाप्त हो गए थे। यहाँ ये हुआ था 12 मई 1669 में। जजाऊ का युद्ध 18 जून 1707 ईस्वी में हुआ, आगरा में यमुना नदी के किनारे। बहादुर शाह और मोहम्मद आजम शाह के आगे पक्ष कौन से थे, बहादुर शाह और मोहम्मद आजम शाह। बहादुर शाह प्रथम ने आजम शाह को पराजित किया और मुगल सम्राट बन गए। इस तरह बहादुर शाह प्रथम मुगल सम्राट बनते हैं। पालखेड़ा के युद्ध की चर्चा करें, पालखेड़ा के युद्ध, जो पालखेड़ा का युद्ध हुआ था ये 1728 ईस्वी में हुआ था। हैदराबाद के निजाम आसफ शाह के खिलाफ पेशवा राव प्रथम ने किया था। यह लड़ाई मराठों की शक्ति और मुगल साम्राज्य के पतन को दर्शाने के लिए। पालखेड़ा का युद्ध क्या था, पालखेड़ा के युद्ध के दौरान अब पता चलता है कि मुगल सेना धीरे धीरे पराजित होती जा रही है और इसकी युद्धक शक्तियां समाप्त हो रही हैं। देखिए, जब सेंट्रल में कोई राजा कमजोर पड़ता जाएगा तो बाकी साइड्स के राजा उठते जाते हैं। इसी तरह से अब पेशवा बालाजी राव के नेतृत्व में मराठा सेना की जीत होती। भोपाल के युद्ध की चर्चा करें, ये क्वेश्चन थोड़े से कम पूछे जाते हैं। 1737 ईस्वी में मराठा संघ और मुगल सरदार हैदराबाद के निजाम से और राजपूतों की संयुक्त सेना लड़ा। पेशवा बाजीराव प्रथम के नेतृत्व में मराठा सेना यहाँ पे मराठा संघ विजय हो गई और यहाँ से मराठा संघ और मुगल सरदार हैदराबाद के निजाम राजपूत इन सभी के मध्य युद्ध लड़ा गया था। संयुक्त सेना थी, संयुक्त सेना के साथ भी फिर भी मराठा संघ यहाँ पे स्थापित हो जाता है। मराठा प्लासी का युद्ध याद रखो, 23 जून 1757 ईस्वी प्लासी बंगाल में होता है। अब ये प्लासी के युद्ध में होता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आ चुकी थी और ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाज सिराजुद्दौला के मध्य युद्ध लड़ा जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कौन कर रहे थे, रॉबर्ट क्लाइव ने। क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, रॉबर्ट क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला के मध्य कौन सा युद्ध लड़ा गया। जब क्वेश्चन पूछ ले तो याद रखना प्लासी का युद्ध। यहाँ पर पॉइंट्स पूरा कंफर्म करना है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ। प्लासी का युद्ध के बारे में ध्यान रखो, प्लासी के युद्ध से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और अब जब प्लासी के युद्ध से अब आप एक चीज कंफर्म कर रहे होंगे कि लगातार अब भारतीयों के तरफ से ना मुगल सेना बचती है, अब केवल और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के युद्ध आएंगे। प्लासी का युद्ध कब हुआ, डेट याद रखो, 23 जून सन 1757 की बात है। ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत होती है और भारत में ब्रिटिश नींव पड़ती है, ब्रिटिश शासन की नींव पड़ जाती है। इसमें गद्दारी किसने की थी, मीर जाफर सिराजुद्दौला का सेनापति ने युद्ध के दौरान अंग्रेजों का समर्थन कर लिया और सिराजुद्दौला की हार हो गई। फिर बक्सर की युद्ध की चर्चा करें, बक्सर का युद्ध होता है 22-23 अक्टूबर 1764 ईस्वी में। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी मीर कासिम सिराजुद्दौला और शाह आलम की संयुक्त सेना के मध्य लड़ा गया। इसका भी सेमी परिणाम रहता है। इसके बाद दो संधियां होती है, इलाहाबाद की प्रथम संधि और इलाहाबाद की द्वितीय संधि। दो संधियों के मध्य ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था और ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहां आधिपत्य स्थापित किया उसी के साथ ही रॉबर्ट क्लाइव यहाँ के रॉबर्ट क्लाइव द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की पूर्णता जड़ मजबूत कर दी गई। अब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में युद्ध लड़ने लगी और भारतीय राजाओं को हीन भावना की दृष्टि से देखते हुए अलग करते। युद्ध का परिणाम क्या, इलाहाबाद की संधि 1757 में हुई। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी सौंप दी, जिससे अंग्रेज इन क्षेत्रों में शासन प्रशासन कर ले। इसका एंग्लो फारसी युद्ध की चर्चा करें, ये ईस्ट इंडिया कंपनी और फारसियों के मध्य हुई। 1 नवंबर 1856 से लेकर 4 अप्रैल 1857 के बीच चलता रहा था। ये बीच बीच में होती थी। ग्रेट ब्रिटेन और फारस जो उस समय से काजर वंश द्वारा शासित था के मध्य लड़ा गया।
युद्ध में अंग्रेजों ने फारस द्वारा हेरात शहर पर अपने दावे को पेश करने के प्रयास का विरोध किया था। और फिर कर्नाटक युद्ध की चर्चा करें। अच्छा, जब आप कर्नाटक युद्ध चर्चा करें तो 3 युद्ध ध्यान रखें। कर्नाटक के कितने युद्ध होते हैं? कर्नाटक के 3 युद्ध होते हैं। पहला 1746 से 68, दूसरा 49 से 74, तीसरा 56 से लेकर 63 तक। पहला युद्ध में क्या हुआ? ऑस्ट्रेलियाई उत्तराधिकारी में यूरोपीय युद्ध का एक हिस्सा था। इसमें एक्सले चैंपल की संधि के साथ समाप्त हुआ। जो दूसरा युद्ध था, पहला युद्ध किनके किनके मध्य लड़ा गया था, ये भी पॉइंट्स याद रखो। इसका जो कारण था वो कारण देखना। कारण ये था कि ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकारी युद्ध हो गया। क्या हुआ? ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकारी को लेकर युद्ध हो गया कि वहां का उत्तराधिकारी कौन बनेगा। उसी के फलस्वरूप अंग्रेजी अधिकारी कैप्टन बर्नो द्वारा फ्रांसीसी जहाजों पर कड़ा प्रतिबंध लगाया गया। फ्रांसीसी जहाजों को अब हिंद महासागर में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा था, जिस फलस्वरूप कर्नाटक का प्रथम युद्ध होता। कर्नाटक की दूसरी युद्ध की चर्चा करें तो कर्नाटक का दूसरा युद्ध ये अंग्रेजों और फ्रांसिस के मध्य हुआ था। अंग्रेजों की तरफ से हैदराबाद के नादिर जंग तथा कर्नाटक के अनवरुद्दीन ने साथ दिया था अंग्रेजों का, और फ्रांसीसियों में हैदराबाद के मुजफ्फर जंग और कर्नाटक के चंद साहब ने शासन दिया था। कर्नाटक क्षेत्र के हैदराबाद में सत्ता के लिए संघर्ष होता है, जिसमें ब्रिटिश और फ्रांसीसी दोनों अलग अलग दावेदारी पेश कर रहे थे। यहाँ पांडिचेरी की संधि के साथ समाप्त होता है, जिससे कर्नाटक का क्षेत्र ब्रिटिश प्रभावित हो गया और वहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन होने लगा। कर्नाटक का जो तीसरा युद्ध था ये 7 वर्ष का चला था। यह सबसे निर्णायक था और भारत में फ्रांसीसियों की अंतिम विजय थी। इस तरह से फ्रांसीसी भारत से बाहर चले गए और यहाँ पे फ्रांसीसियों के आंग्ल मैसूर युद्ध की चर्चा करें। आंग्ल मैसूर युद्ध 4 होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये आंग्ल और मैसूर साम्राज्य के मध्य होता है। यहाँ से मैसूर साम्राज्य भी भारत में प्रवेश या भारत की सत्ता से बाहर होने लगते हैं। 1767 से 69 पहला, दूसरा 80 से 84 के मध्य आंग्ल मैसूर युद्ध, तीसरा 90 से 92 और चौथा युद्ध होता है 1799 ईस्वी। फिर चर्चा करते हैं आंग्ल सिख युद्ध। आंग्ल सिख युद्ध भारत में सिखों की हार होती है और इसके बाद आंग्ल सेना या ईस्ट इंडिया कंपनी का या ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन जाता है। अब कुछ युद्ध याद रखो। आंग्ल मराठा युद्ध 3 होते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। पहला आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से लेकर 82 तक। दूसरा कब होता है? 1803 से लेकर 1805 तक। तीसरा होता है 1817 से लेकर 1818 तक। आंग्ल सिख जो मराठा युद्ध से हुआ, तो ये बात याद रखना, स्टार्टिंग के तीनों में संधि हुई है, परंतु धीरे धीरे मराठा साम्राज्य दबता गया और मराठा साम्राज्य ने अपनी शक्तियां खो के अंग्रेजी सत्ता में शामिल हो गए। फिर आंग्ल सिख युद्ध की चर्चा करें 1845 से 46 तक। आंग्ल अफगान युद्ध की चर्चा करें तो 1839 से लेकर 1842 तक। आंग्ल नेपाल युद्ध की चर्चा करें तो 1814 से लेकर 1816 तक। आंग्ल वर्मा युद्ध 1824 से लेकर 1826 ईस्वी तक। और आंग्ल वर्मा युद्ध की चर्चा करें तो आंग्ल वर्मा युद्ध 3 होते हैं। पहला कब हुआ? पहला हुआ 1824 से लेकर 1826, 1824 से लेकर 1826 ईस्वी तक आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ। कौन सा? प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध ये हुआ फर्स्ट। द्वितीय हुआ 1852, तीसरा हुआ 1885। अफीम युद्ध की चर्चा करें तो अफीम युद्ध 2 होते हैं, एक 1839 से लेकर 1842 तक, तीसरा होता है 1856 से लेकर 1860 तक। तो ये वो प्रमुख युद्ध थे जो आपके एग्जाम्स में आते हैं, आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब आपको फिर से चर्चा कर देते हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है जहां ये चर्चा की ये सारी क्लासेस आपको कब तक मिलेगी। ये क्लास अभी मैं 12 बजे तो एडिट हो रही है, 12 बजे मैं शूट कर रहा हूँ, 12 बजे, तो ये 1 बजे तो आपको ये सेशन कंप्लीट मिल जाएगा। इस बारे में उम्मीद करते हैं। क्लास लगभग 45 मिनट, शूट करने में कितना टाइम लगता है उस पर चर्चा कर रहे हैं। अगर आप इस तरह से बहस से जुड़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी भी समस्याएं सुनी जाए और जो क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं उन पे काम किया जाए, तो आपको करना क्या है, आपको मैं एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा जिससे आप जुड़ जाइएगा और ये आपके सिलेक्शन के क्रम में साथ देगा। आपको करना क्या होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक करिएगा, चाहे जिस बैच से जुड़ जाइएगा, चाहे आप हमारे पेज में सफलता बैच से जुड़ जाइएगा, दोनों आपके मत हैं, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में लगे हुए जुड़ जाइएगा। ये हमारा पर्सनल एडवर्टाइजमेंट है, तो जितना आप लोग जुड़ेंगे उतना हमें भी अच्छा लगेगा और हम चाहेंगे कि ऐसे और भी नए सेशन देखें। मिलते हैं नए सेशन में नई जानकारी के साथ, तब तक कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय स्टडी अकेले में दोनों अधूरे हैं। सेशन को लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग। धन्यवाद दोस्तों।